नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रतेश जोशी और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी एमटीएस में अगर सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री, और हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्विक सा रिवीजन करना है तो हमें इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ठीक है, तो भाई हिस्ट्री को जो है अपन 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया सबसे पहले आपका आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, फिर एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो इन चारों पार्ट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हमें वो एग्जाम से पहले बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाने हैं, तो उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कला संस्कृति की यानी आर्ट एंड कल्चर की, तो इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिलते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमें यहां पर देखने को मिलता है इंपॉर्टेंट नृत्यों के ऊपर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डांसेस के ऊपर क्वेश्चन, डांसेस के साथ साथ में हमें इसके ऊपर लोक संगीत के ऊपर क्वेश्चंस, वाद्य यंत्र के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वाद्य यंत्र के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ साथ में त्योहार और मेले वाले जो पार्ट है वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाने हैं। त्योहार और मेले वाले जो पार्ट है वो अपने को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाने। त्योहार इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जैसे नागालैंड का कौन सा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, या फिर हम बात करें असम का इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है, शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, और साथ साथ में कि भाई शिव कुमार शर्मा जो है वो कौन से वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें आर्ट एंड कल्चर में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसके अलावा स्पेसिफिक स्कल्पचर और मॉन्यूमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। पर आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो ये सारे जो सब टॉपिक्स है अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। अब आर्ट एंड कल्चर के अगर अपन आगे बढ़ते हैं और अगर अपन बात करते हैं प्राचीन इतिहास की यानी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री वाले पार्ट की, तो वो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर एंशिएंट इन हिस्ट्री के अंदर इतनी सारी डायनेस्टीज है, क्या हमें सारी डायनेस्टीज को पढ़ना है, क्या हमें सारे रूलर्स को पढ़ना है? तो नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो हमारा जो प्रागैतिहासिक पार्ट है यानी प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एसएससी यहीं से ही पूछता है। तो इस पार्ट को आपको ध्यान रखना है अपनी तैयारी के दौरान, हम रिवीजन के दौरान अगर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है, रिवाइज करना है स्पेसिफिक उन पार्ट्स को, तो सबसे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन सभ्यता यानी प्राचीन इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक देखोगे। सबसे पहले आपको प्रागैतिहासिक काल यानी आपको प्री हिस्ट्री वाला पार्ट, प्री हिस्ट्री के बाद अपना पार्ट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एसएससी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनमें से अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री एक तरफ और इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो एक तरफ आपको देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इंपॉर्टेंट रिलीजन यानी जो भी धार्मिक आंदोलन है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और धार्मिक आंदोलन में भी जैन है, बुद्धिज्म है, उन सब में से भी इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बुद्धिज्म से रिलेटेड जितने भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट है जैसे स्तूपा हो गया या कोई इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो गई, वो इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म वाला जो पार्ट है वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। बुद्धिज्म के अलावा जो वैदिक कल्चर है उसको भी अपने को फोकस करना है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैदिक कल्चर के अंदर सबसे आसान जो तरीका है इसका पढ़ने का है वो चारों टेबल, एक तरफ चारों वेद लिखो, उसके उपवेद लिखो, उसके ब्राह्मण लिखो, अरण्यक लिखो, एक छोटी सी ऐसी टेबल बनाओ, तो आपको वैदिक कल्चर वाला जो पार्ट है वो बड़ा आसानी से एक ही पेज के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में वैदिक, आईवीसी और बुद्ध के बाद अपन बात करते हैं तो अपने को पढ़नी पड़ेगी डायनेस्टीज यानी इंपॉर्टेंट ऐसे रूलर्स जो हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर जिनकी रेलेवेंस रही हो। अब अगर अपन बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर या डायनेस्टी जहां से शुरुआत हो रही है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर भी अपने 3 रूलर्स ही अपने को फोकस करना है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, फिर उसके साथ साथ में अशोका हो गए। इन दोनों रूलर के अलावा आपको मौर्य डायनेस्टी की जो इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वहां पर अपने को फोकस करना है। मौर्य के साथ साथ में साइमल्टेनियसली आगे पढ़ेंगे अपन गुप्त वाला पार्ट। गुप्त वाला पार्ट भी आपको क्विक रिवीजन के तौर पे 1 लाइनर्स याद रखने। समुद्रगुप्त वाले पार्ट के अंदर क्या इंक्लूसिव था, उसके इंपॉर्टेंट कोई पिलर है तो वो क्या था, उसके साथ साथ में कोई आर्ट का पार्ट आ जाता है तो वो क्या क्या था। बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इतने सारे बड़े टॉपिक्स होते हैं तो उनको करना कैसे होता है। तो भाई मिशन ज्ञान की जो ये लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन बेस्ड एनालिसिस रख रहे हैं आपके लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो क्लासेस चल रही हैं उनके अंदर एनालिसिस हो रहा है। हर क्वेश्चन को उठाते हैं, उनके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। और अगर आप क्वेश्चन बेस्ड तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी और आपके मार्क्स आने के भी चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर एक डायनेस्टी देखने को मिलती है, वो है चोल डायनेस्टी।
साउथ की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, लेकिन एसएससी के रेलेवेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी डायनेस्टीज के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको मौर्य, गुप्त और चोल डायनेस्टी के ऊपर फोकस करना है, आपको राजेंद्र फर्स्ट, राज राजा, इनके ऊपर फोकस करना है, तो आपका जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट कवर हो जाए। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री के। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सारे के सारे इंक्लूड हो गए, तो बचा क्या? अरे भाई बचा तो बहुत सारा पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत वास्ट है। इसके अंदर भी जो क्वेश्चन हम एनालिटिकल तौर पर आपको बार बार करा रहे हैं, जैसे राजेंद्र फर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया या अशोका के ऊपर क्वेश्चन आ गया, तो अशोका का पूरा एनालिसिस हो जाता है, सारे फैक्ट्स उसमें याद हो जाते हैं, तो आपकी तैयारी जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी बिना घबराए। क्लियर? एंशिएंट हिस्ट्री के बाद अपन बात करेंगे मध्यकालीन की। तो मध्यकालीन के अंदर अपने को ले देकर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, एक दिल्ली सल्तनत वाला पार्ट और एक अपना मुगल काल वाला पार्ट। हालांकि विजयनगर एम्पायर भी पार्ट है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वहां से कंपैरेटिवली कम आते हैं अगर इन दोनों टॉपिक से देखा जाए। रिवीजन पे फोकस करना है तो अगर अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी स्टार्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गुलाम वंश। गुलाम वंश बोले तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश बोले तो स्लेव डायनेस्टी। अब जब बात करते हैं गुलाम वंश और स्लेव डायनेस्टी की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें कुतुबुद्दीन ऐबक पे क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमें इल्तुतमिश के ऊपर देखने को मिलता है, बलबन के ऊपर देखने को मिलता है, रजिया सुल्तान के ऊपर देखने को मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो फर्स्ट डायनेस्टी है, तो एसएससी ने भी उसी को ही इंपॉर्टेंस रखी है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अपने यहां से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की बात करें तो हम अपन देख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के ऊपर भी रेलेवेंट तौर पर क्वेश्चन आते हैं, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम गुलाम वंश के तौर पर ज्यादा से ज्यादा दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट के अंदर देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत से जब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है अपने को क्या, तो आपकी हो गई मुगल डायनेस्टी। अब मुगल डायनेस्टी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, तो भाई बाबर, फिर आपका हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर, इतने सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। तो इसके अंदर अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन टॉपिक्स पे ध्यान रखना है, तो भाई सारी डायनेस्टी को आपने अगर पढ़ लिया है तो वो ठीक बात है, लेकिन आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा अकबर और औरंगजेब के ऊपर, अकबर और औरंगजेब के ऊपर, अकबर और औरंगजेब के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो एसएससी के मुगल डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में, बाकी सारे टॉपिक से भी आते हैं, पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको अकबर और औरंगजेब के टाइम पर देखने को मिलेंगे। अब जब आप मिडेवल पढ़ रहे हो तो आपको इसका आर्ट एंड कल्चर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन दोनों रूलर्स के अलावा शाहजहां का आर्ट एंड कल्चर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अकबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके नवरत्नों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इबादत खाना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दीन इलाही से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट अकबर और औरंगजेब वाला पार्ट। और आपको मिडेवल के अंदर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पढ़ना है, पर बेसिक से बात क्या करनी है, हमारी जो लाइव क्लासेस आ रही है जिनके अंदर हम क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर सारा का सारा जो कंटेंट है वो जितने भी एमटीएस के सेट्स हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उन सारी की सारी शिफ्ट को कवर करें। पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन चल रहा है, एनालिसिस अच्छे हो रहे हैं, तो आपको बिना घबराए जो है वो सिलेक्शन हो जाएगा। पर क्लासेस को जो है आपको शेयर करना है, लाइक करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, शिक्षा की क्रांति है, उसमें आपको हमारा साथ देना है। मध्यकालीन हिस्ट्री के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास, जो कि इन तीनों हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? भाई टॉपिक्स तो आपने सारे ही लिख दिए, भाई मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है 1857 वाले पार्ट से, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। तो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में भी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वहीं से ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे 1909 का मॉडलेमेंटो रिफॉर्म हो गया, 19 का एक्ट हो गया, 35 का एक्ट हो गया, इनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। पिट्स इंडिया के ऊपर एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, रेगुलेटिंग क्वेश्चन एक्ट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है। पर ये जो लेटर इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यहां पर अपने को फोकस जो है वो ज्यादा करना है। 1857 अधिनियम, इसके अलावा गवर्नर जनरल से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई। लेकिन अपने को इसको आसान तरीका ये पढ़ने का है कि रादर देन गवर्नर जनरल की इंपॉर्टेंट घटनाएं पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप जो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, या आप 1857 से या 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का जो दौर देखोगे, तो उसके अंदर गवर्नर को आप साइमल्टेनियसली रखो, रादर देन आप इंडिविजुअल पढ़ने की कोशिश करोगे। क्लियर है बात? तो गवर्नर से भी ऐसे। लेकिन अगर हम बात करेंगे पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां पे देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है गांधी बाबा की एंट्री से लेकर और इंडिपेंडेंस तक, जो कि पूरा युग कहलाता है गांधीवादी युग। तो यहां पर अगर पूरी आधुनिक इतिहास की बात करें तो गांधीवादी युग को तो अपन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपने को सारी की सारी चीजें याद करनी पड़नी है गांधी से रिलेटेड, और उनकी इंपॉर्टेंट क्या रेलेवेंस थी, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, जो इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की गतिविधियां थी, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थी, उन सभी के ऊपर अपन को अभी क्विक टाइम पर जो है वो रिवीजन करना है, क्रोनोलॉजी डेट के साथ, यानी काल क्रम के कॉन्सेप्ट के साथ उनको समझने की कोशिश करनी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और कौन सा है, तो भैया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन।
छोटा सा पार्ट है, बहुत इजी सा पार्ट है। अपने क्या करना है इसके अंदर, अपने को सिर्फ जो 4-5 इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधार आंदोलन है उसको आपको बड़ी आसान सी भाषा में याद करना है। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं तो उनकी इंपॉर्टेंट कुछ किताबें हैं, उनकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज के अंदर देखें तो ब्रह्मो समाज है और उनके द्वारा बनाया गया वेदांत सोसाइटी है, वेदांत कॉलेज है और उनके द्वारा बनाया गया वेदांत सोसाइटी है और उनके द्वारा बनाया गया वेदांत कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है। ये सारी की सारी बातें आपको वहां पर ध्यान रखनी है। क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ोगे तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में स्वामी विवेकानंद पढ़ लो, आप राजा राम मोहन रॉय पढ़ लो, आप दयानंद सरस्वती साहब पढ़ लो और दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके इंपॉर्टेंट एक एक ऑर्गेनाइजेशन और एक एक किताबें याद कर लो, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट यानी क्रांतिकारी वाला पार्ट। इसके अंदर गदर पार्टी हो गई या HSRA हो गया, इनके ऊपर बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न एनालिसिस के लिए हम सारे के सारे क्वेश्चन सीरीज ले ही रहे, तो बिना घबराए अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। तो ये तो थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको देने हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई ये जो चारों पार्ट है आपको उसको पढ़ना कैसे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति को पढ़ना है आपको मैपिंग के थ्रू कि भाई कौन से इंपॉर्टेंट जगह पर राज्य में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गतिविधियां हो रही है, कौन से इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो रहे हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के फेस्टिवल्स हो रहे हैं, तो आपको मैपिंग के थ्रू पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर को, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखना है, मॉन्यूमेंट्स देखने हैं। जैसे स्तूपा देखा तो स्तूपा का एक क्वेश्चन आया था तो मैंने स्तूपा ड्रॉ किया आपके लिए, उसमें इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपके सामने बता दें। तो आपको इसको इस तरीके से याद करना। दूसरा इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्राचीन इतिहास का, तो इसमें IVC वाला पार्ट है। इसके अंदर भी आपको मैपिंग का तो यूज करना ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ फैक्ट्स भी आपको याद करने पड़ेंगे, तो वो तो अपन नहीं छोड़ सकते। अगर अपन एंशिएंट हिस्ट्री से आगे बढ़ते हैं मिडेवियल और मॉडर्न की तरफ, तो मिडेवियल और मॉडर्न को अगर आप क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ोगे कि भाई पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो करना इसको याद आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिडेवियल के अंदर तो नहीं, लेकिन मॉडर्न के अंदर डेट्स पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कालक्रम की शीट बनाना, क्रोनोलॉजी शीट बनाना। एक तरफ जो है अपन ने ईयर्स लिख दिए, दूसरी तरफ जो है अपन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एक्टिविटीज लिख दी और उनको इलेबोरेट करते चले गए। जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो भी फैक्ट्स अपने को याद होते जा रहे हैं उनको अपन लिखते गए। तो अपनी ऐसी 15-20 पन्नों की शीट बन जाएगी। शीट बन जाएगी तो अपनी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो कवर अप हो जाएगी। तो इसी तरीके से अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो चर्चा करी उनके ऊपर अपने को फोकस करना है। ये रिवीजन के लिए है, पूरा का पूरा कोर्स तो अपन को करना ही है, छोड़ना नहीं है, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए अपने को इनके ऊपर फोकस करना है। अभी टॉपिक्स पता कैसे चले, तो भाई जो ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसके ऊपर से आइडिया लगाया जा सकता है पैटर्न एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।